नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। वीडियो में बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हम लोग अपने विषय पद्य साहित्य के विकास को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा अगला वाद है प्रयोगवाद एवं नई कविता। प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 ईस्वी से मानी जाती है और प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी जी ने अपने निबंध प्रयोगवादी रचनाओं में किया है। आधुनिक हिंदी में प्रयोगवाद के और भी अन्य कई नाम मिलते हैं, जिनमें है प्रतीकवाद, प्रपद्यवाद, रूपवाद और नई कविता। प्रगतिवाद की घोर अहंगवादी परिणति ने प्रयोगवाद को जन्म दिया। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी में अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। वैसे तो काव्य में प्रयोग हमेशा से ही होता रहा है, लेकिन प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ इस संकलन से माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक की प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कई कविताएं थीं जो नई संवेदनाएं एवं नई भावबोध से युक्त थीं। प्रयोगवाद के कवि, जैसा कि ऊपर आपने पढ़ा कि इसका प्रारंभ तार सप्तक के संकलन से माना जाता है और तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं हैं। इन कवियों को अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा है। ध्यान दीजिए, तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय जी ने राहों का अन्वेषी कहा है। ये प्रमुख 7 कवि थे: अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं, यानी कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जिससे प्रयोगवाद में नई चीज़ें आई, नया रूप आया कविता का। तो जीवन का यथार्थ चित्रण। तो पहली इसकी विशेषता है कि जीवन का जैसे का तैसा चित्रण ही किया गया है। इस कविता में यथार्थ का चित्रण हुआ है, जैसे रिक्शों के भोंपों की आवाज़, लाउड स्पीकर, मशीन के अलार्म की चीख, रेल के इंजन की सीटी आदि की अभिव्यक्ति इस कविता में मिलेगी, जो सर्वथा नवीन है। इन कवियों ने उपमान तथा बिंबों का चयन भी समसामयिक युग के विभिन्न उपकरणों से किया है। गिरजा कुमार माथुर की कविता की ये पंक्तियाँ, जिसमें औद्योगिक और रासायनिक युग को वाणी प्रदान की गई है। उगल रही हैं खाने सोना अभ्रक तांबा जस्ता क्रुनियन, टीन कोयला लौह प्लेटिनम। तो ये थी उनकी जीवन में जो यथार्थ घटनाएं हो रही थी उसका उसी रूप में वर्णन। इसी वजह से ये भावबोध इनके नए रहे हैं, उपमान भी इनके नए रहे हैं। अगला देखते हैं घोर वैयक्तिकता। प्रयोगवादी कवि समाज चित्रण की अपेक्षा वैयक्तिक कुरूपता का प्रकाशन करके मध्यम वर्गीय मानव की दुर्बलता का प्रकाशन करता है। यानी जो मानव मध्यम वर्ग का है या निम्न वर्ग का है, तो उसकी कुरूपता यानी उसकी असलियत का चित्रण करना इस काल का कवि जानता है। मन की नग्न एवं अश्लील वृत्तियों का चित्रण करता है। अपनी अहंगवादी प्रकृति के अनुरूप मानव जगत के लघु और क्षुद्र प्राणियों को काव्य में स्थान देता है। तो ये है इसका घोर वैयक्तिकता। और उसके बाद है विद्रोह का स्वर। इस युग का कवि परंपरा और रूढ़ि से मुक्ति पाना चाहता है। इस कविता में विद्रोह का स्वर एक ओर समाज और परंपरा से अलग होने के रूप में मिलता है, तो दूसरी ओर आत्मशक्ति के रूप में मिलता है। इस बात के कवियों को ईश्वर, नियति, मंदिर, दैवी शक्तियों एवं स्थानों में विश्वास नहीं है। वे स्वर्ग और नरक का अस्तित्व नहीं मानते। भारत भूषण अग्रवाल ने नियति को चुनौती देते हुए कहा है, मैं छोड़कर पूजा, क्योंकि पूजा है पराजय का, विनत स्वीकार बांध कर मुट्ठी तुझे, ललकारता हूँ सुन रही है तू। तो ये था कविता जिसमें विद्रोह के स्वर दिखते हैं। पूजा पाठ छोड़ने की बात हो रही है, क्योंकि पूजा को ये लोग पराजय का चिन्ह मानते हैं। और उसके बाद है लघु मानव की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी काव्य में लघु मानव की ऐसी धारणा को स्थापित किया गया है जो इतिहास की गति को अप्रत्याशित मोड़ दे सकता है। जिसमें धर्मवीर भारती की ये पंक्तियाँ हैं, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। इस कविता में मानव के लघु व्यक्तित्व एवं गौरव पर अभिमान व्यक्त हुआ है। उसके बाद है भदेश।
चित्रण। भादेश का मतलब ही है कुरूप या अनगढ़, यानी जिसका कोई रूप ना हो, बेकार हो, दिखने में खराब दिखे। तो इन्हीं चीज़ों का प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग के लालच में सबका वर्णन कर डाला है अपने काव्य में, जो जीवन और समाज में व्याप्त रहे हैं। यानी जो चीज़ें सबसे भद्दी दिखती थी, खराब दिखती थी, उसका भी उन्होंने वर्णन अपने कविता में कर लिया है। लेकिन ये उपेक्षित ही रहे हैं। इन्हें चित्रित करने के पीछे प्रयोगवादी कवियों का तर्क यह है कि जीवन में सभी चीज़ें सुंदर नहीं होती हैं। यानी एक कवि मानते थे कि हर चीज़ सुंदर नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं, तो जिनका ये उन्होंने वर्णन अपने काव्य में किया है। कुरूप और घृणित वस्तु भी जीवन से जुड़े होते हैं। उसके बाद देखिए वेदना की अनुभूति, अगली विशेषता है। प्रयोगवादी कवि वेदना से दूर न भागकर उसके सानिध्य की अभिलाषा करते हैं। यानी कि वो दुख से भागते नहीं थे, उसको महसूस करते थे और उसमें भी वो रचना करते थे। उनका ये मानना था कि भागने से कोई बच नहीं सकता है। और उसके बाद है नग्न यथार्थवाद। प्रयोगवादी कवियों ने समाज की अश्लीलता, अस्वस्थता, नग्नता आदि को यथार्थ रूप में प्रदर्शित किया है। यह साहित्य जनता की भावनाओं को परिष्कृत नहीं कर पाया, बल्कि इसने साहित्य में गंदगी लाकर पाठक के दिमाग को ही विकृत कर दिया। इसके बाद है उपमानों की नवीनता। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है उपमानों की नवीनता। यानी उपमान इन लोगों ने नए नए लिए हैं, जिसमें जो पुराने कवि लेते थे उपमान, उसको छोड़कर इन्होंने नवीनता का समावेश किया है। नए रूपक और नए उपमान लिए हैं, जिसमें एक उदाहरण है, मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भूंजा हुआ पापड़। वाह क्या बात है, भूंजा हुआ पापड़, तो ये उपमान है। फिर उसके बाद अगला है अलंकार, छंद और भाषा। यानी इन कवियों ने क्या क्या प्रयोग किया था अपने भाषा में, अपने शैली में। उन कवियों ने अलंकार में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग किया है। ध्यान दीजिए, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी काव्य में छंदों का बंधन नहीं है। ये कवि मुक्तक छंद का विशेष प्रयोग किए हैं। भाषा सरल, सरस, खड़ी बोली है। इनकी भाषा में व्याकरण की अवहेलना दिखाई पड़ती है। प्रयोगवादी कविता में चाय की प्याली, गरम पकौड़ा, ठंडा बियर, चूड़ी का टुकड़ा आदि का वर्णन मिलता है। तो इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। जो नहीं समझ में आए आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।